नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज से हम एसएसटी के सब्जेक्ट्स यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए पहला टॉपिक जिसका नाम है समुद्री जलधाराएं। समुद्री जलधाराओं के लिए आज हम स्टडी करेंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है, ये किस प्रकार की होती हैं और कहां-कहां इनकी उत्पत्ति होती है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा पीसीएस में खूब पूछा जाता है। एसएसटी की अगर बात की जाए तो एसएसटी के टीजीटी में ये पूछा जाता है, पीजीटी में ये पूछा जाता है और सीटेट में भी लगातार पेपर 2 में ये पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं। समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति समुद्री सतह पर होती है। तो समुद्री सतह के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हमें महासागरों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से महासागर हैं जहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। तो एक पहला महासागर, इसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं और ये अटलांटिक महासागर की स्थिति अगर आप देखो तो ये ऐसे एस आकार का है। तो इस महासागर में उत्पन्न होने वाली महासागरीय जलधाराओं को हम पढ़ेंगे। एक यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा पैसिफिक ओशियन कहते हैं, जिसे प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। तो प्रशांत महासागर का एक पार्ट ये है और एक पार्ट प्रशांत महासागर का ये है। तो इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जलधाराओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अपने भारत के नाम पे पड़ा हिंद महासागर, इसके बारे में भी हमें जानकारी करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी यहां पर जलधाराएं चलती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जलधाराओं के शब्द से हमें यह पता होना जरूरी है कि आखिर में इन्हें कहते क्यों हैं जलधारा, या फिर जलधारा की विशेषताएं क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो मान लीजिए ये एक समुद्री सतह है, ये ए समुद्री सतह है, ये बी, यानी कि एक ही समुद्र की दो सतह हैं। इस सतह का तल ऊंचा है और इस सतह का तल नीचा है। तो यहां से एक जल की राशि जो है प्रवाहित होगी, जिसी को हम जलधारा का नाम लेते हैं। तो जलधारा में सबसे पहली बात यह होगी कि वो जल होगा वहां पर, उसके बाद एक उसकी दिशा होगी, यानी कि ये इस दिशा में बह रही है तो एक दिशा है, उसकी दिशा होने के साथ साथ उसका जो बहाव होगा वो क्षैतिज होगा, यानी कि हॉरिजेंटल तरीके से वो बह रहा होगा। जल जो होगा उसकी राशि जो है विशाल होगी, यानी कि छोटा मोटा पानी नहीं, एक विशाल जल राशि। एक विशाल जल राशि जब एक निश्चित दिशा में क्षैतिज गति से प्रवाहित होती है उसी को हम जलधारा कहते हैं। तो समुद्री सतह पर एक विशाल जल राशि जो निश्चित दिशा में क्षैतिज गति से प्रवाहित हो रही हो उसे हम जलधारा का नाम लेते हैं और जलधारा उसे कहते हैं। तो चलिए जलधाराओं की उत्पत्ति के बारे में हम जानकारी करते हैं कि उसकी उत्पत्ति के रीजन कौन कौन से हैं, उसके कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति की बात जब आती है तो पृथ्वी की दो गतियां, घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा, सागर जल में भिन्नता, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है, एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जो सागर यानी कि समुद्र की सतह है उसके पानी में भिन्नता होने की वजह से उसके तल में भिन्नता आती है और जिस वजह से जो है समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। और जो सागरीय जल में जो भिन्नता होती है, पहली टेम्परेचर की वजह से होती है, तो तापमान में भिन्नता की वजह से कैसे होती है। दूसरा, लवणता यानी कि सैलिनिटी, यानी कि समुद्र का जल खारी होता है लेकिन अपेक्षाकृत कौन ज्यादा खारी है कौन कम, इस आधार पर भी समुद्र के तल में भिन्नता आती है और समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। घनत्व, समुद्र के जल का घनत्व कैसे कैसे बदलेगा वैसे वैसे समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति भी बदलती जाती है। तीसरा एक कारण है वायुमंडलीय कारण, जिसमें एयर प्रेशर यानी वायुदाब को हम देखते हैं कि वायुदाब की वजह से कैसे हो रहा है। और प्रचलित पवनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे इन पवनों को आप कभी नहीं छोड़ सकते। एक तो होते ईस्टर्न विंड जिनको पूर्वी व्यापारिक पवनें हम कहते हैं, और एक वेस्टर्न होती हैं जिनको हम पछुआ पवनें हिंदी में कहते हैं। तो इन दो पवनों की
दिशा भी ये डिसाइड करती है कि जलधाराओं की दिशा क्या होगी। इसके अलावा जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक और देखा जाए तो समुद्र की सतह यानी समुद्र के तट जो होते हैं, आपने देखा होगा दक्षिणी अमेरिका का तट कैसा है, अफ्रीका का कैसा है, भारत के गुजरात वाला तट कैसा है। तो ये तट जैसी आकृति के होते हैं वैसी जलधाराओं की उत्पत्ति या उनमें जो है दिशा में परिवर्तन करने के लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री तल की आकृतियां, जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तो आपने देखा पर्वत है, पठार है, गुफा है, गड्ढा है, वैसे ही समुद्र की सतह के नीचे यानी समुद्री तली पर भी बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं, जिसमें आपने कटक, महासागरीय कटक का नाम सुना होगा। पर्वत भी समुद्री सतह पर होते हैं, गोयाट होते हैं, कंदराएं होती हैं, तो उनसे भी काफी चीजें जो है जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन, मौसम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे समुद्री जलधाराओं में गति भी बदलती है, मौसम के अनुसार उनकी दिशा भी परिवर्तित होती है। भारत में सबसे अच्छा उदाहरण मानसून पवन का आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मानसून जब हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है पृथ्वी का परिभ्रमण। अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी की गतियों से भी उत्पन्न भी होती है और दिशा में भी परिवर्तन होता है। और व्यापारिक और पछुआ पवन है, जिसको ईस्टर्न विंड कहते हैं और इसको वेस्टर्न विंड कहते हैं, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि समुद्री जब जलधारा की बात आती है वो क्षैतिज होती है, लेकिन समुद्र में गतियां जल में या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी। इसे वर्टिकल या अप लेवलिंग वाली गति कहेंगे, इसको हॉरिजेंटल या क्षैतिज गति कहेंगे। तो इन दो गतियों में से ये वाली गति जो है समुद्री जलधाराओं की गति है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार समझ लीजिए, समुद्री जलधाराएं समुद्री सतह की विशाल जलराशि है जिनमें एक निश्चित दिशा पाई जाती है और इनमें गति जो होती है वो क्षैतिज होती है। आगे चलते हैं। अगला जो हम सबसे पहला कारण देख रहे थे, पृथ्वी की गति से संबंधित कारण। पृथ्वी की दो गतियां मैंने आपको बताई, घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले पृथ्वी की जो पहली गति है जिसको हम घूर्णन कहते हैं, घूर्णन की बात करी जाए तो पृथ्वी वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है। जब कोई एक कल्पना कीजिए, कोई गोल चीज यानी कि बॉल या गेंद को भी आप देख लीजिए, वो घूमेगी तो उसकी सतह पर जो पानी होगा वो सतह से दूर छूट जाता है। इसका मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे पश्चिम से पूर्व घूमती है तो घूर्णन के, जैसे घूर्णन कहते हैं, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। इसका रीजन भी हम आगे समझेंगे। लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं और ऋतु परिवर्तन उसके साथ होता है। सवाल यहां है कि जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। जब इस परिक्रमण के साथ स्थल और जल दोनों साथ घूमेंगे तो इन दोनों का संपर्क टूट जाता है, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते और जल जो है पीछे छूट जाता है, जिस कारण जल की गति देखिए पृथ्वी की गति की जस्ट उल्टा पूर्व से पश्चिम की दिशा में उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब पृथ्वी घूर्णन कर रही थी तो वेस्ट टू ईस्ट उसकी गति थी, ये वाली गति उसकी थी, इसको हम वेस्ट टू ईस्ट कह सकते हैं। लेकिन जो जल है उसकी गति ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है, इसको आप समझना। इसका मतलब ये कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो घूर्णन की दिशा के विपरीत जल की गति उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से अगर ये समुद्र में उत्पन्न होगी तो समुद्री जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके अलावा जब वो घूमते घूमते सूरज का चक्र लगाती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं और परिक्रमण के साथ साथ भी ये काफी दिशाओं में परिवर्तन करती है। तो ये आपने समझा, ये गति। इन दोनों को अगर आप समझते हैं तो ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण, जहां कभी किसी भी स्थलाकृति की बात आएगी, ये गति आपको जरूर याद आएगी। इस गति की वजह से एक महत्वपूर्ण बल उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसका नाम है ज्योग्राफी में कॉरियोलिस बल। अगर किसी को यह समझ नहीं आया उसे ज्योग्राफी कभी समझ नहीं आ सकती। कॉरियोलिस बल कुछ नहीं है, कॉरियोलिस व्यक्ति ने देखा था तो उसने अपने नाम पे रख दिया। उसने ये कहा कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी पर
जो वस्तुएं हैं पीछे छूट जाती हैं और पृथ्वी पर एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम विक्षोभ कहें या कॉरियोलिस बल कहें, जिसके कारण पृथ्वी पर डिस्टरबेंस आ जाते हैं। तो कॉरियोलिस बल कुछ नहीं है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ बल है। लेकिन ये बल कितनी आकृतियों को प्रभावित करता है इसको हम आगे देखेंगे जब हम ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि पृथ्वी की गति इसके बाद इसके और जो कॉरियोलिस बल है वो कैसे प्रभावित करता है। कॉरियोलिस बल जब उत्पन्न होगा किसकी वजह से? घूर्णन की वजह से और परिक्रमण की वजह से। तो कॉरियोलिस बल के कारण ही महासागरीय दिशाओं में परिवर्तन होता है। एक बात आप समझिए, ये कहना चाहते हैं कि जो महासागरीय जलधाराएं उनकी दिशा में परिवर्तन का एक मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है और घूर्णन की वजह से उत्पन्न वो कॉरियोलिस बल है। इनका यह कहना है कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा गोलार्ध क्या होता है, जब पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया जाए, यानी ये काल्पनिक रेखा इक्वेटर जब बांट देती है तो ऊपर वाला पार्ट उसे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट उसे साउथ पोल यानी दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो वो ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी बाईं ओर। अगर हम इस मानचित्र को देखें और यहां पर हम एक 0 डिग्री को खींच देते हैं, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होगा ये पूरा और नीचे वाला साउथ होगा। ये कॉरियोलिस बल क्या करता है कि अगर कोई जलधारा की गति ऐसे है, उसका राइट क्या होगा ये, लेफ्ट क्या होगा ये, तो कहता है कि ये राइट की ओर मुड़ जाएगी। अगर किसी जलधारा की गति ऐसे है, उसका राइट क्या होगा ये और लेफ्ट क्या होगा ये, ठीक है, तो वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगी। तो कॉरियोलिस बल की वजह से जलधाराओं में अगर परिवर्तन दिखाई देता है तो उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं ओर यानी राइट की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट की ओर मुड़ जाती है। अगर आपने कभी महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा तो एक चक्रण का यानी एक गोलाकार आकृति का निर्माण करती है, उसका रीजन भी क्या है? कॉरियोलिस बल। महासागरीय जलधाराओं का जो मार्ग होता है, यहां गलत लिखा है, मार्ग गोलाकार हो जाता है, ठीक है ना, कैसा हो जाता है? गोलाकार। तो महासागरीय जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन उनके गोलाकार कैसे होगा? इसे राइट राइट घुमाती रहेगी, ये इसे लेफ्ट लेफ्ट घुमाती रहेगी तो गोल हो जाएगा वो अपने आप। तो इस तरीके से पृथ्वी की गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला देखते हैं, सागरीय जल में भिन्नता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझेंगे तो काफी चीजें आपको ज्योग्राफी की आगे आने वाली अपने आप समझ में आएंगी। जल में भिन्नता आने के कई रीजन है। पहला है तापमान। जब सूर्य ऊपर होगा किसके? समुद्री सतह के, तो जो समुद्री सतह सूरज के पास होगी उसके पास आइसोलेशन यानी कि सूर्यातप ज्यादा आएगा। जिस जगह सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा वहां पे क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद आपको पता है कि कणों की गति बढ़ जाती है और कणों की गति बढ़ने की वजह से यहाँ घनत्व में क्या होगी? कमी आ जाएगी। और आपको पता है कि जब घनत्व में कमी आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद जब जल अपनी गति को करने लगेगा क्योंकि उसके अणुओं में क्या आ चुका है? सन, सूर्यातप की एनर्जी आ चुकी है। एक वही पार्ट जिसको सूर्यातप बहुत लेट प्राप्त हो रहा है और थोड़ा दूर से प्राप्त हो रहा है, तो अपेक्षाकृत ये कम गर्म हो पाएगा और ये अधिक घनत्व का बना रहेगा। आपको पता है घनत्व ज्यादा हो तो कोई पदार्थ सिकुड़ने का एक गुण रखता है, वो सिकुड़ता है, और यहाँ पे कम घनत्व है तो इसका तल ऊंचा हो जाएगा और नीचे इसका तल नीचा हो जाएगा। तो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर एक गति उत्पन्न होगी, ये जलधाराओं की गति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्यातप में भिन्नता भी जलधाराओं की गति के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए, सूर्यातप में भिन्नता विषुवत रेखा पे अगर देखा जाए तो ज्यादा तापमान होता है और तापमान की वजह से घनत्व कम हो जाएगा, जिस कारण कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर जल प्रवाहित होने लगेगा और जलधाराओं की गति उत्पन्न हो जाएगी। अगला देखिए, लवणता, टेम्परेचर। इसमें आपको यह पता चला कि तापमान में भिन्नता घनत्व के जो है इनवर्स है। साइंस में हम इसे पढ़ें तो तापमान यदि अधिक होगा तो घनत्व कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो घनत्व बढ़ जाएगा।
और वही रिलेशन आपको यहां दिखाई दे रहा है। अगला देखिए, लवणता में भिन्नता। लवणता का मतलब एक पानी जो मिलीग्राम भी हम लेते हैं उसमें कितने लवण घुले हुए हैं, इस बात से हम डिसाइड करते हैं कि ये लवण अधिक है इसमें, और एक पानी सेम लें उसमें कम लवण हो। लवण का मतलब खारेपन में जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कई चीजें इसमें मिली होती हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर अधिक लवण वाला जल होगा उसका घनत्व तो अपने आप ज्यादा होगा, ठीक, और घनत्व तो ज्यादा होगा तो उसके जो समुद्र का तल है, सतह है ऊपर की, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। जिसका लवणता कम होगी उसमें क्या है, इसकी अपेक्षा इसका तल ऊंचा होगा, तो इसका मतलब कम लवणता से अधिक लवणता की ओर क्या होगा, समुद्री जल में गति उत्पन्न हो जाएगी। तो वो देखिए यहां क्या हुआ, एक तो बारिश हो गई, लवणता अपने आप कम हो गई, लवणता कम हो गई, यहां पे अधिक लवणता है इसकी अपेक्षा, तो होगा क्या कि इसका तल ऊंचा है और ये नीचे तल हो गया। अधिक लवणता होने की वजह से घनत्व में भी अंतर आएगा, घनत्व अधिक हो जाएगा या कम घनत्व। तो वही कॉन्सेप्ट फिर कम घनत्व यानी कि कम लवणता वाले क्षेत्र से क्या है, समुद्री जलधाराओं की उत्पन्न हो जाएंगी गतियां। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं समुद्री लवणता में भिन्नता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है घनत्व के। समझ में आया? आईएएस में यहां से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो पुराने पेपर उठा के देखिए, कॉन्सेप्ट से पूछा है। उसने कहा है कि तापमान अधिक होने की वजह से समुद्री तल ऊंचा होता है और समुद्री तल के ऊंचे तल से निचले तल की ओर जल में जो गति उत्पन्न होती है वो तापमान में भिन्नता के कारण होती है। कथन और कारण में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से आपको ये दोनों रिलेशन समझ में आए। घनत्व का रिलेशन अपने आप में है कि हमें ये पता है कि कोई सतह है, इसका घनत्व अगर कम है तो इसका तल ऊंचा, इसका घनत्व अगर ज्यादा है तो इसका तल नीचा, और ऊंचे तल से नीचे तल की ओर गति उत्पन्न होगी, और जिसे हम जलधाराओं का नाम देते हैं और जलधाराओं को आगे देखते हैं। तो ठीक है, तो सागरीय जल में भिन्नता की वजह से कैसे जल में गति उत्पन्न हो रही है ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला, वायुमंडलीय कारण। अब होता क्या है, समुद्री सतह पर ऊपर से एक प्रेशर भी आता है। प्रेशर, अब वो उसे कहते हैं हम एयर प्रेशर, जो लो प्रेशर भी हो सकता है और हाई प्रेशर भी हो सकता है। आप एक विश्वास कीजिए, ये समुद्र की सतह है पूरी, इस समुद्री सतह पर प्रेशर ऊपर से डाला जा रहा है, और हाई प्रेशर अगर डाला जाए तो क्या होगा, इसका सी लेवल अपने आप नीचे की तरफ हो जाएगा। होगा या नहीं, समझ में आ रहा है? क्यों होगा? क्योंकि प्रेशर से ऊपर से दबाव ज्यादा होगा तो वो सी लेवल अपने आप नीचे हो जाएगा। लो प्रेशर है, इसकी अपेक्षा इसका सी लेवल क्या होगा, ऊपर ही रहेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर लो प्रेशर, प्रेशर की मात्रा कम है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, यानी कि ऊंचे सी लेवल से लो सी लेवल की ओर क्या है, जल में गति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको देख लीजिए, अधिक वायुदाब वाले सागरीय जल का भाग नीचे तल की ओर होता है, यानी कि अधिक वायुदाब है तो सागर का तल जो है नीचा होगा, जबकि कम वायुदाब वाले क्षेत्र में जल का तल ऊंचा होता है तो इसका तल ऊपर होगा सी लेवल का। तो ऊंचे तल अर्थात कम वायुदाब वाले क्षेत्र से, यानी कि ऊंचा तल ये है और कम वायुदाब वाला क्षेत्र है, क्षेत्र से निम्न तल अर्थात उच्च वायुदाब क्षेत्र की ओर जलधाराओं की गति उत्पन्न होती है। ये आईएएस का सेंटेंस है जो मैंने आपको समझाया कि ये कैसे लिखा है। पीसीएस में भी कई बार पूछा गया और अच्छे एग्जाम टीजीटी पीजीटी में आने की संभावना पूरी बनी है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे वायुमंडलीय कारकों में पहला वायुदाब एयर प्रेशर कैसे महासागरीय जलधाराओं की गति उत्पन्न करता है। अगला देखते हैं, प्रचलित पवनें। 2 पवनों के मैंने आपको नाम लिए। पहला है ईस्टर्न विंड, जिनको कहते हैं व्यापारिक पवनें कह सकते हैं हम, व्यापारिक पवन, और पूर्व से आती है इसलिए इन्हें पूर्वी कहते हैं। वेस्टर्न यानी कि पश्चिम से चलती हैं इसलिए इन्हें पछुआ पवनें कहते हैं। ये 2 पवनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने अगर अध्ययन ना किया हो अक्षांशों का तो एक बार ये देखिए कि पृथ्वी है ये, इस पर यहां 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री नीचे, ये वाला एरिया जो है पूर्वी व्यापारिक पवनों का होता है।
इससे ऊपर 20 से 40 डिग्री तक पछुआ पवनें यहां चलती हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है परेशान नहीं होना, जब हम पवनों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पछुआ पवनें 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में चलती हैं और ये 0 से 20 के बीच में चलती हैं। ठीक, तो अगर जलधाराओं की उत्पत्ति 0 से 20 के बीच में होगी तो इनकी जो दिशा होगी वही जलधाराओं की दिशा होगी। इसीलिए जो प्रचलित पवनें हैं वो जलधाराओं की गति के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए कैसे, अब ये और देख लेते हैं। पहला, जलधारा की उत्पत्ति के लिए प्रचलित पवन महत्वपूर्ण कारक है। विश्व के मानचित्र का यदि अध्ययन किया जाए, यानी कि अगर विश्व के मानचित्र को अगर आप देखोगे और जलधाराओं की गतियों को देखोगे तो व्यापारिक पवनें तथा पछुआ पवन जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला क्या, विषुवत रेखीय जलधाराएं, यानी कि इक्वेटर पे चलने वाली, इक्वेटर लाइन यहां मान लीजिए, इस पर चलने वाली जलधाराएं जितनी भी होंगी, मैंने अभी बताया 0 से 20 के बीच में ये चलती हैं। पूर्वी व्यापारिक यानी पूरब से आ रही हैं तो इसका मतलब ऐसे जलधाराओं की गति होगी। और ये देख लीजिए पूरे विश्व में इक्वेटर पे चलने वाली जलधाराएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। इसका मतलब पूर्वी व्यापारिक पवनें से प्रेरित होकर पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है। अब हम बात करते हैं 20 डिग्री से ऊपर की। गल्फ स्ट्रीम जलधारा प्रशांत महासागर में क्यूरोशिवो, प्रशांत महासागर यहां से एक जलधारा ऐसे चलती है, गल्फ स्ट्रीम ऐसे चलती है। ये देखिए पश्चिम से चल रही है, ये भी पश्चिम से चल रही है और ये एरिया अगर आप देखा जाए तो ये 20 डिग्री से ऊपर का है। इसका मतलब ये पवन जो है पछुआ पवनों का अनुसरण कर रही है, यानी वेस्टर्न विंड के अनुसार चल रही है। तो गल्फ स्ट्रीम प्रशांत महासागर में क्यूरोशिवो जलधारा पछुआ पवनों की दिशा का अनुसरण करती है। हिंद महासागर में मानसूनी दिशाओं में परिवर्तन, और अगर हिंद महासागर की बात करें तो आपको गर्मियों में ये दिखाई देता है, भारत का मानसून ऐसे आता है, इनकी दिशा देख लीजिए आप, पश्चिम से है, दक्षिण पश्चिम मानसून हम कहते हैं उसको। लेकिन जब सर्दियां होती हैं तो ऐसे जाता है, तो उनकी दिशा बदल गई। इसका मतलब मौसम के अनुसार अगर पवन में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुसार भी यहां पर भी परिवर्तन होगा, किसमें, जलधाराओं में। तो ये आपको समझ आएगा, प्रचलित पवनें भी जलधाराओं की दिशा को निर्धारित करती हैं। अगला देखते हैं, अन्य कारक में आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन से कारक हैं जो जलधाराओं को प्रभावित नहीं करते, तो लगभग सारे कारक हैं जो पृथ्वी को इफेक्ट करते हैं, वो सारे जलधाराओं को। गुरुत्वाकर्षण, ये भी अपने आप में है कि गुरुत्वाकर्षण जहां जिस क्षेत्र में ज्यादा होगा वहां पे तल अपने आप नीचे हो जाएगा, और यहां पर घनत्व तो ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण वहां। वाष्पीकरण भी प्रभावित करता है। वाष्पीकरण एक बहुत ही अच्छा लॉजिक टर्म है यहाँ पर, कि अगर कोई जल है और यहां से वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे अपने आप में लवणता ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी तो वाष्पोत्सर्जन हो गया लेकिन लवणता बची। वैसे ही वर्षा भी लवणता को प्रभावित करती है, घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध होता है और शुद्ध जल जहां मिल जाएगा वहां लवणता अपने आप में कम हो जाएगी और लवणता वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा था वो लागू हो जाएगा। जलधाराओं की दिशा को परिवर्तन करने वाले, अभी मैंने आपको बताया कि सागरीय तट की दिशा, आपने अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखा हो तो ऐसे बना हुआ है, ये वाला कॉर्नर बहुत ज्यादा। इंडिया की बात करें आप, इंडिया का नक्शा अगर आप देखेंगे तो गुजरात का ये कॉर्नर, यहां से कोई जलधारा अगर ऐसे चलेगी तो आप विश्वास करिए यहां जाने के बाद ऐसे घूमेगी और फिर एक ऐसे घूमेगी। तो जलधाराएं दो भागों में डिवाइड कर दिया, किसकी वजह से? सागरीय तट की जो दशा है, दिशा है, उसने। आप अफ्रीका की बात करें, आप अगर इधर ही एक कोई जलधारा आएगी तो एक ऊपर जाएगी और एक नीचे। इसका मतलब समुद्री तट भी उनको प्रभावित करता है। समुद्र तल की शिलाकृतियां, जब आप पढ़ेंगे तो समुद्र तल की शिलाकृतियां मेंस में, प्री में कई बार पूछा जाता है, तो महाद्वीपीय मग्न तट, गोयाट, पर्वत, कंदराएं, ये सारे सब मिलते हैं आपको। ये समुद्र है, यहां पर ये लैंड है और ये समुद्री पानी है ऊपर। तो समुद्र के पानी के अंदर ये सब चीजें हैं। तो कोई जल ऐसे चल रहा है और जैसे ही यहां पहुंचेगा उछाल मारेगा, फिर ऐसे चलेगा, तो उसकी गति में क्या होगा? परिवर्तन आ गया। तो आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण है मध्य महासागरीय कटक,
मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा लंबा पर्वत विस्तृत है। अगर उसको ये मान लिया जाए पृथ्वी के नीचे और ऊपर अंतरिक्ष के अलावा अगर कोई पर्वत सबसे बड़ा है तो मध्य महासागरीय कटक की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो वो भी प्रभावित करता है। मौसमी परिवर्तन अभी आपने देखा है हिंद महासागर में भारत के मानसून के साथ साथ कैसे ये परिवर्तित होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण, परिक्रमण और घूर्णन कैसे प्रभावित करता है। व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें कैसे प्रभावित करती हैं। ये कॉन्सेप्ट था महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित होना यानी उनकी उत्पत्ति होने के लिए। और यहां से जितने भी एग्जाम भारत में अच्छे होंगे कौन कौन से, आईएएस, पीसीएस, टीजीटी और पीजीटी। इसके अलावा सीटेट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट जरूर यहां पे पूछे जाते हैं। और मेरा ये आपसे अनुरोध है कि इनको इसी तरीके से पढ़ें कि आने वाले सवाल जो ना केवल फैक्चुअल हों बल्कि एक कॉन्सेप्ट को लेकर हों तो वो सारे क्लियर हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और उनकी दिशा में परिवर्तन कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी मेन है और किस महासागर में है। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। अटलांटिक महासागर, ये वाला अटलांटिक महासागर है, इसकी जलधाराएं हमें पढ़नी है। जलधाराओं को पढ़ते समय हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले कौन सी है, कौन सी जलधारा है ये हमें पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए गर्म है या ठंडी है। इसके अलावा उसकी दिशा क्या है और इफेक्ट क्या डालती है, प्रभाव। दुनिया में किसी भी चीज का अगर आपको अध्ययन करके विश्लेषण करना है तो उसके इफेक्ट का अध्ययन जरूर किया जाता है। जब भी हम कोई भी नदी का अध्ययन करते हैं, किसी भी पर्वत का अध्ययन करते हैं या पेड़ों को काटते समय यह अध्ययन किया जाए कि क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो सब। तो अगर आपने इफेक्ट नहीं पढ़ा, समझ लीजिए कि अगर कोई अच्छे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको परेशानी आ जाएगी। आपने दिशा नहीं पढ़ी तो दिक्कत आएगी। आपने गर्म और ठंडी याद कर लिया क्या कि एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे लोगों ने समझा दिया कि आपको ऐसे गर्म है ये ठंडी है, आपने समझ लिया। नहीं जी, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरा सही से होना चाहिए तभी आप क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कंपटीशन का लेवल देखें ना तो इतना अधिक लेवल है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप एक एग्जाम में पीछे होते हैं तो अगली साल उतने ही बच्चे और आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटर पे चलेगी, तो पहले इक्वेटर बना लेते हैं। ये ऐसे करके यहां से इक्वेटर है, आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, यहां से ये इक्वेटर है और हम पढ़ते हैं सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक, यानी कि हमें इस वाले रीजन की जलधाराओं के बारे में पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले उत्तर विषुवतीय जलधारा। उत्तर विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति अभी मैंने बताया व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में पूरब से पश्चिम की तरफ होती है। ये जलधारा ऐसे करके आएगी। इसको मैं 1 नंबर नाम दे सकता हूं क्योंकि यहां पे लगा। तो उत्तर विषुवतीय जलधारा पश्चिम से पूर्व चलती है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जो जलधारा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन और व्यापारिक पवनों की दिशा के अनुसार होती है। ये दोनों चीजें याद हुई। अब अगला सवाल है कि ये गर्म होगी कि ठंडी। बहुत लॉजिक नहीं, बहुत सिंपल सा ये लॉजिक इसमें ये रहेगा कि भाई 0 डिग्री पे सूर्य तप की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। तो 0 डिग्री से उत्पन्न होने वाली यानी कि इस साइड से और इधर की तरफ चलने वाली जितनी भी जलधाराएं होंगी सारी गर्म होंगी। ठीक है ना, इस साइड से इधर चलने वाली सारी जितनी जलधाराएं गर्म होंगी। लेकिन ये अगर ये रीजन आप देखें तो आपको पता है, बच्चे बचपन से जानते हैं कि ऊपर वाला इलाका हमारा ठंडा बर्फ का है। ऊपर से चलने वाली जितनी भी जलधाराएं होंगी सारी ठंडी होंगी। बस बात खत्म, गर्म और ठंडा अब सोचना ही नहीं है। तो अब बताइए ये वाली जलधारा जो इक्वेटर पे चल रही है कैसी होगी, गर्म होगी। गर्म के लिए मैं वार्म लिख सकता हूं W, ठीक है ना।
तो उत्तर विश्वतीय देखिए जलधारा, इसकी उत्पत्ति पश्चिम से पूर्व होती है। ये जलधारा गर्म जलधारा होती है। इसकी उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारण पृथ्वी का घूर्णन और व्यापारिक पवनों यानी कि ईस्टर्न विंड जो होती है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। अगला, अब जब ये दोनों देखो, इन दोनों जलधाराओं को एक साथ हम पढ़ते हैं। जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो भैया ये वाला एरिया जिसको हम अंतरीप कह सकते हैं या जिसको ये चोंच जैसी निकली हुई है, इससे जाके टकराती है। टकराने के बाद ये क्या करता है, इसको एक साइड इधर भेज देता है पानी और एक साइड इधर पानी चला जाता है। मतलब अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जैसे ही इससे टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे जाती है और ये ऐसे मिलेगी। इसको एक और क्लियर बना दूं, ये टकराने के बाद ये एक अनुसरण ऐसे करती है और ये अनुसरण ऐसे निकल जाती है। ठीक, तो दो जलधाराओं की उत्पत्ति होती है और पहली जलधारा ये वाली 2 नंबर की एंटलीज जलधारा है। तो ये कैसी जलधारा होगी, ये भी गर्म होगी क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है। जब ये फ्लोरिडा जलधारा, ये कैरेबियन सागर है, इसको हम क्या कहते हैं, कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर के ये क्या है, दक्षिण में, और ये क्या है, उत्तर में। या हम कह सकते हैं ये कैरेबियन सागर के पश्चिम में है और ये कैरेबियन सागर के पूर्व में। तो एंटिलीज की जलधारा दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कॉर्नर से टकराने के बाद कैरेबियन सागर के पूरब में, यानी कि जो कैरेबियन द्वीप समूह इसके पूरब की ओर चली जाती है। जबकि एक शाखा फ्लोरिडा, जिसका नाम फ्लोरिडा की जलधारा है, इसको 3 नंबर देते हैं। ये कैरेबियन सागर से प्रवेश करते हुए मैक्सिको की खाड़ी में पहुंच जाती है। जैसे ही ये मैक्सिको की खाड़ी में पहुंची, अब देखिए क्या हुआ, गर्म जलधारा ये भी है, गर्म जलधारा ये भी है। मैक्सिको की खाड़ी में सर्दी है लेकिन यहां से गर्म पानी पहुंचा। यहां पर कुछ भी जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनको गर्म पानी मिलेगा, उनकी बर्फ पिघल जाएगी और यहां से ये कहा जाता है कि यहां का मौसम क्या कर देगी, सुहाना मौसम कर देगी। जब ये आगे तो चल नहीं सकती, ये घूमेगी और फिर यहां से निकलेगी, और ये भी यहां से आगे निकल रही थी। और यहां पर एक अंतरीप का नाम है जिसका नाम मैंने लिखा नहीं, हैटरस अंतरीप। क्या है, हैटरस अंतरीप। हैटरस अंतरीप के पास ये एंटिलीज और फ्लोरिडा दोनों जाके मिल गई। इतना अभी आप समझिए, हमने 3 जलधाराएं पढ़ी। पहली विषुवत रेखीय जलधारा गर्म होती है, वो आगे चलकर 2 भागों में बट जाती है। पूरब की ओर जाने वाली एंटिलीज, दक्षिण की ओर जाने वाली यानी पश्चिम की ओर जाने वाली फ्लोरिडा। जब फ्लोरिडा की जलधारा कैरेबियन सागर से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचती है, मैक्सिको की खाड़ी से जब बाहर निकलती है तो ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद विश्व प्रसिद्ध गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ये बहुत इंपोर्टेंट, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जलधाराओं में से एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, ये किनसे मिली है, फ्लोरिडा और एंटिलीज की जलधारा जब दोनों आपस में मिल जाती है, कहां पर, इस बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु का याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हैटरस अंतरीप इसका नाम है। अंतरीप क्या होता है, जब हम अगर बात करें कोई भी भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो लेकिन उसका जो नुकीला पार्ट होता है वो अंतरीप कहलाता है। तो यहां पर एक हैटरस अंतरीप है, उसके पास ये दोनों मिलती हैं। मिलने के बाद एक जलधारा जो विश्व की प्रसिद्ध जलधारा है, जिसका 5 नंबर में इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि 5 नंबर हमारा यहां पे लिखा हुआ है। अभी 4 मैंने छोड़ दिया, इसको अभी बाद में बताएंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 अभी छोड़ दिया, 5 विश्व प्रसिद्ध जलधारा जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। आप बताइए ये गर्म होगी कि ठंडी, नीचे से ऊपर जा रही है, अपेक्षाकृत क्या होगी, गर्म होगी। और निश्चित रूप से ये गर्म है तो इसको मैं वार्म नाम दे सकता हूं। फ्लोरिडा की जलधारा को भी मैं वार्म कह सकता हूं, एंटिलीज की जलधारा को भी मैं वार्म कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां से ये लेब्राडोर सागर है और यहां से एक जलधारा की उत्पत्ति होती है और वो जलधारा ऐसे करके यहां तक पहुंचती है और ये जलधारा भी यहां से चल रही है। ये जगह है अमेरिका की न्यू फाउलैंड जगह। न्यू फाउलैंड के जगह पे इन दोनों का मिलन होता है। 2 नेचर की जलधाराएं, एक गर्म और एक ठंडी, दोनों जब आपस में मिलेंगी
तो टेम्परेचर इन्वर्सन की घटना होती है। टेम्परेचर इन्वर्सन की घटना का क्या मतलब है कि दो विरोधी टेम्परेचर की जलराशियां जब आपस में मिलती हैं तो एक धुंध कोहरे का निर्माण होता है, और धुंध और कोहरे का निर्माण होता है तो यहां एक क्या है, अंधेरा सा छा जाता है। किसकी वजह से? ये गल्फ स्ट्रीम और ये दोनों आपस में मिली। लेकिन इनका फायदा देखिए कितना है। जब ये टेम्परेचर इन्वर्सन की घटना होती है तो यहां पर एक वनस्पति जिसका नाम प्लैंकेट कह सकते हैं, प्लैंकेट वनस्पति का जन्म होता है। और ये प्लैंकेट वनस्पति मछलियों का सर्वाधिक पसंदीदा भोजन है। न्यू फाउलैंड के पास जितने भी बैंक हैं, बैंक का मतलब किनारा है ना, ग्रांड बैंक, जॉर्जेज में, इन बैंकों के पास मछली उत्पादन की एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आप सच मानिए कि पूरे विश्व का जब आप अध्ययन करेंगे तो वे क्षेत्र जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं या मिलती हैं, उस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है। और ये वाला क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक मछली उत्पादन का क्षेत्र है। तो कितना अच्छा ये काम किया। क्या ये गल्फ स्ट्रीम इधर से चली, इधर से लेब्राडोर आ रही थी। अब बात मुझे बताइए, ये लेब्राडोर ऊपर से आ रही है, इस जलधारा का क्या नाम, सॉरी इस जलधारा की नेचर क्या होगा? ये ठंडी होगी। इसको मैं क्या कह सकता हूं? कोल्ड। क्या कह सकता हूं? कोल्ड। कोल्ड जलधारा इसको मैं कह सकता हूं। अब आपको यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं अब एक बार मिटाता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहां से चली गल्फ स्ट्रीम, इधर से आई, ये दोनों आपस में मिली। मिलने के बाद गर्म मिजाज लोग फैलते जाना है, उसका भी नेचर मैं भी फैलूंगी। और ये ना रुकी इससे और आगे चलना चालू कर दी। लेकिन इसमें इतनी ताकत जरूर थी कि इसको कई दिशाओं में बांट दिया। जब कई दिशाओं में बांट देंगे तो इसमें एक दिशा की तरफ यूं गई, एक इधर गई और एक इधर गई। इस वाले पार्ट को जहां से ये मिली और यहां तक, इसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। नॉर्थ अटलांटिक फ्लो इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक जल प्रवाह जब हुआ, एक बार फिर देखिए अच्छे से, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ये गल्फ स्ट्रीम 3 भागों में बटी। ठीक है, ये भाग पहला ग्रीनलैंड कहलाएगा, क्योंकि ये ग्रीनलैंड के पास जाती है। तो उत्तरी भाग में ग्रीनलैंड वाला ये 10वें नंबर का आएगा। ये जो है कौन सा है? आइसलैंड है। यहां पर ये आइसलैंड के पास 9 नंबर की जो मिलती है वो है 9 नंबर की इरमिंगर। आईएएस ने पूछा कि इरमिंगल जलधारा शीत जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। सही है गलत? बिल्कुल गलत। ये नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो कभी जो है ये ठंडी हो ही नहीं सकती। तो इरमिंगर भी क्या होगी? वार्म होगी। लेकिन कहां? आइसलैंड के दक्षिण में चल रही है। ये आइसलैंड है। और नॉर्वेजियन, नॉर्वे ये है, नॉर्वे, इधर भी एक जलधारा चलती है नॉर्वेजियन की तरफ। ये 3 भागों में थी। इसको अभी रुकिए, इसको मैं अभी आपको बताता हूं कि ये 3 भागों में गई। एक ये और एक नॉर्वे की तरफ चली गई। ठीक है ना। जब ये उत्तरी शाखा, इसमें 2 भागों में विभाजित हुई, एक दक्षिणी शाखा यहां जाती है। अब देखिए ये ग्रीनलैंड की तरफ गई, तो ग्रीनलैंड में नाम उसका ग्रीनलैंड ही रहा। ठीक है, तो ग्रीनलैंड 10वें नंबर पे रही। ये 8वें नंबर की इरमिंगर जो आइसलैंड के दक्षिण में गई, इरमिंगर की जलधारा ठंडी रही। उसके अलावा नॉर्वे की तरफ चली गई, नॉर्वेजियन की जलधारा, इसको हम नंबर देते हैं 8, सॉरी, और इरमिंगर को नंबर दिया गया है 9। तो ये ध्यान रखिए। तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आई। इतना डीप आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आईएएस ने, पीसीएस ने यहां से क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप अच्छी किताबों में इरमिंगर की जलधारा को पता ही नहीं है कहाँ है वो, तो ये ध्यान रखना है। तो आइसलैंड के दक्षिण में एक गर्म जलधारा है। ठीक है, यहां तक आप समझ में आए। अब ये बची पूर्वी शाखा।
जब इसकी पूर्वी शाखा ऐसे चलती है तो ये ब्रिटेन है, आपको पता होगा। इसी के पास में फ्रांस है, यहां पर विस्के की खाड़ी है, वहां पर पहुंचती है। विस्के की खाड़ी में इसका नाम होता है रेनल। क्या नाम होता है? रेनल। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी जलधारा विस्के की खाड़ी में है, और ये जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही एक पार्ट है। आईएएस ने पूछा है रेनल जलधारा के संबंध में विचार कीजिए, तो रेनल जलधारा उत्तरी अटलांटिक का ही पार्ट है, जो कि विस्के की खाड़ी यानी कि स्पेन और फ्रांस के पास जाती है। ये गर्म होगी, गर्म होगी, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस जलधारा की वजह से ये वाले देश अपना जीवन यापन कर पाते हैं। रेनल जलधारा ना होती तो यहाँ के महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे रोटरडम, आपने सुना होगा रोटरडम बंदरगाह, फ्रांस के मेन बंदरगाह कभी खुल नहीं पाए। क्यों? वो बर्फ से ढके रहते हैं, पानी उसमें होता नहीं। जहाज या बंदरगाह पे जहाज आने के लिए पानी में लिक्विड होना चाहिए ना, लिक्विडिटी। अगर वो केवल आइस होगा तो नहीं चल पाएगा। तो रेनल जलधारा ये काम करती है, ये गर्म जलधारा होती है और यहाँ की आइस को पिघला देती है, जिसकी वजह से इनके बंदरगाह 12 महीने खुले रहते हैं। पूरे प्रदेश में बर्फ पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पे पानी जो है लिक्विड में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब ये रहा कि रेनल जलधारा कितनी महत्वपूर्ण जलधारा है। जब ये जलधारा पहुंचेगी यहां पर, तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आकृति, समुद्र की स्थलाकृतियां, समुद्र के तट भी, यहां से एक जलधारा ऐसे टर्न ले लेती है। पहली बात, जब यहां से एक जलधारा इधर गई थी, वो जलधारा कौन सी? विशाल जलराशि। इसका मतलब यहां एक गड्ढा बना होगा, तल नीचा हुआ होगा। इस तल को भरने के लिए यहां से एक जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, और ये महत्वपूर्ण जलधारा है। इसका नाम है केनारी की जलधारा। ये वाली, ये केनारी की जलधारा अफ्रीका महाद्वीप में, देखिए यहां पे इसके पश्चिम की तरफ चल रही है। तो केनारी की जलधारा की उत्पत्ति हो जाती है, और ये जल जो है इसकी पूर्ति करता है क्षतिपूर्ति के रूप में। कौन सी? विषुवतीय रेखा की क्षतिपूर्ति के लिए क्या है, ये यहाँ पे पहुंचती है। तो आप मुझे बताइए, केनारी की जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है, कैसी होगी? कोल्ड होगी। तो जब हमने ये देखा ये कोल्ड होगी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की सारी जलधाराओं का अध्ययन किया तो केवल एक लिब्राडोर और एक केनारी, दो जलधाराएं हमें ऐसी मिली जो कोल्ड थी, जो ऊपर से आ रही थी, बाकी नीचे से जा रही थी तो गर्म थी। तो आशा है मुझे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको इतना जरूर पढ़ना है, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इतना डेप्थ तो आपको चाहिए। अब चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको एक बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण की वजह से, कोरोलिस बल की वजह से ये गोलाकार रूप ले लेती है। तो आपको देखो ये गोलाकार कैसे रूप दिखता है, अभी ये मैं बताता हूं। एक ऐसे चली, ऊपर गई, ये ऊपर गए, फिर ये ऐसे चले गए, यहां से एक आ रही थी, ऐसे ही एक टर्न ली, ये इधर चली गई थी, ये फिर यहां से टर्न ली और ये ऐसे करके मिल गई। तो एक ये चक्रण बना, यही चक्रण गोलाकार है। इस चक्रण के ये वाला एरिया जो बीच वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे टॉपिक में। पहले हम पढ़ते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं कौन सी हैं। ये वाला एरिया आपको एक एरिया यहां भी बनेगा ऐसा। अब देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो चलिए आगे चलते हैं। पहले दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सी निम्न में से दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, और ये 3 दे देगा, फॉकलैंड की जलधारा, वेनेजुएला की, ब्राजील की, और लिख देगा गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की महासागर, अगर ये इसमें 0 डिग्री है, और मैंने आपको बताया कि एक जब उत्तर वाला पढ़ रहे थे ऐसे ही, तो वैसे ही एक जलधारा यहां भी चलती है, जिसको क्या कहेंगे? दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कह सकते हैं, दक्षिण विषुवतीय जलधारा कह सकते हैं या नहीं, आप बताइए। अब एक स्थिति का अनुमान कीजिए कि एक जलधारा यहां चल रही थी, एक जलधारा यहां चल रही थी।
ये जलधारा टूट के ऊपर चली गई थी तो ये टूट के नीचे आएगी और थोड़ा बहुत पानी इधर भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि सारा नीचे। अब एक बात सोचिए, कुछ पानी ऐसे टकराने के बाद बैक भी तो होगा, यानी कि ये बैक चली जाएगी और बैक भी होगा तो एक जलधारा की उत्पत्ति होगी। इसका मतलब यहां 3 जलधाराएं हो गई, एक ऊपर ऐसे चल रही है, एक नीचे ऐसे चल रही है। जब ये टकराती हैं तो एक बैक में वैसे चालू हो जाती है। अभी जो मैं पीछे वाली स्लाइड में ये भूल गया था, कौन सी, प्रतिविश्वतीय जलधारा, ये यहां पे उत्पन्न हो जाती है। प्रतिविश्वतीय जलधारा जो है क्या है, एक यहां से चल रही थी ऐसे और एक यहां से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक चालू हो जाती है। और प्रतिविश्वतीय जलधारा जब ये घूम घूम के पहुंचती है तो यहाँ पे ये गिनी की खाड़ी है, गिनी का देश है, इसे गिनी की जलधारा भी कह देते हैं। कई अच्छे एग्जामों में पूछा गया है कि गिनी की जलधारा की दिशा क्या होती है। आप मुझे खुद बता दीजिए, गिनी की जलधारा की दिशा पश्चिम से पूर्व है। और ये कई एग्जामों में, अच्छे अच्छे एग्जामों में ये पूछा गया है, कहीं अच्छी किताब में आसानी से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये वाली प्रतिविश्वतीय जलधारा के बारे में आपको पता चल गया। अब दक्षिण की हम पढ़ रहे थे, आगे चलते हैं। तो यहाँ प्रतिविश्वतीय जलधारा बन जाएगी। फिलहाल हम नीचे की पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे दक्षिण विश्वतीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति होने के बाद नीचे टर्न लेती है, और नीचे जब टर्न ले रही है तो आप खुद बताइए ये कैसी होगी। ये तो वार्म थी, ये ऊपर से नीचे चल रही है, ये भी क्या होगी, वार्म होगी, ठीक है ना। ये भी क्या होगी, वार्म होगी, और ऐसे करके चलती जाएगी। ये वाला द्वीप याद रखिएगा, फॉकलैंड नाम है इसका। क्या है, फॉकलैंड। और आपको ये खोज करनी है कि फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, मतलब किस देश के स्वामित्व में है। ऐसा तो नहीं ब्रिटेन का यहाँ पे अधिकार हो, ऐसा तो नहीं अमेरिका का हो, ये ध्यान रखना है आपको। फॉकलैंड द्वीप के बारे में भी जानकारी रखनी है। फिलहाल अब चलते हैं जलधाराओं पे। ये जलधारा जब चली आ रही है, इसका नाम हमने दिया ब्राजील की जलधारा नंबर 2। नंबर 2 वाली ये है, नंबर 1 वाली ये है, ठीक है ना। इसी समय नीचे से भी पानी चल रहा था। क्यों, क्योंकि पछुआ पवनों के साथ साथ और भी पानी जो है बह रहा था। उनको ये लैंड मिली नहीं, क्यों, उनको क्या है, तो वो ऐसे चला जा रहा था, चला जा रहा था। लेकिन वो जैसे ही इससे टकराया तो थोड़ा बहुत पानी जो है इधर से शिफ्ट होके यहां पहुंचा, फॉकलैंड द्वीप के पश्चिम की तरफ। और फॉकलैंड द्वीप के पश्चिम की तरफ जब पहुंचा तो ऊपर की तरफ पहुंचा तो वही स्थिति जो ऊपर हो रही थी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की, ये नीचे से आ रही है ठंडी और ये ऊपर से आ रही है गर्म। तो फॉकलैंड द्वीप के समीप जो है क्या होगा, कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और कोहरे की स्थिति उत्पन्न यानी ब्लैंकेट की वनस्पति है, उसके आदर्श स्थिति उसके उत्पन्न होने के लिए, उसकी वजह से मछलियां उसे खाने आएंगी, मछलियों का उत्पादन करेंगे। लोग जो है यहाँ पर अपने अनाज की जगह पे मछलियों को मारेंगे और उनको खाएंगे। तो ये फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, कोल्ड, ये याद रखना है आपको, कोल्ड, ठीक है ना। अब ये जलधारा जब यहां से टर्न लेके इसी में मिल जाती है और ये दोनों ऐसे चलती हैं, फिर वही बात, पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण फिर इनकी दिशा को घुमाता रहता है, लेफ्ट में घूमती रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था भी कॉरियोलिस बल दक्षिण में होता है तो वो लेफ्ट की तरफ घुमा देता है। तो इसका लेफ्ट ये घूमती रही, कुछ पानी ऐसे चला जाएगा, ये लेफ्ट में घूमेगी, जैसे यहां पहुंचती है, यहां पहुंचने के बाद ऐसे करके यहां पहुंचती है ये जलधारा। इसका नाम है बेंगुएला की जलधारा। कौन सी जलधारा, बेंगुएला की जलधारा। और ये नंबर 5 है। ये वाला पानी जो चला आ रहा था इसको मैंने कहा क्या, पश्चिमी पवन प्रवाह, पश्चिम की तरफ से आ रहा है तो पश्चिमी पवन प्रवाह, ये कभी पूछा नहीं आता। ये पश्चिमी पवन प्रवाह है, कुछ पानी इधर चला जाता है इधर, तो कह सकते हैं हम वेंगुएला की जलधारा जो है पश्चिमी पवन प्रवाह की तरफ, वेंगुएला की जलधारा ये महत्वपूर्ण जलधारा है। अब देखिए इस जलधारा की नेचर कौन बताएगा, ये क्या है, कोल्ड। आपने एक चीज देखी, उत्तर में जब हम पढ़े तो 2 कोल्ड जलधाराएं थी, दक्षिण में हम पढ़े तो 2 कोल्ड है। वैसे ये भी कोल्ड ही है जो पश्चिमी पवन प्रवाह है, लेकिन मेन बात करें तो वेंगुएला की
ये वेनेजुएला की जलधारा जब यहाँ पे पानी कम हो गया तो इसको भरने के लिए ऊपर चली होगी। इस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक सर्किल बन गया और यहां भी एक सर्किल बना था, और मैंने कहा था ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया क्या है ये आपको समझ में आया। कोल्ड और वार्म आपको समझ में आ गया होगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। रटना है तो इस मैप को, मानचित्र को, इसको कम से कम अगर कोई बच्चा सीरियस है 10 बार बना लेगा। गारंटी है कि 11वीं बार उसको कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि ये मुझे बना के याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में बनाएगा या पेपर में दिमाग में याद रहेगा। तो आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसको देखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे चली, ठीक। जब ये चलती हैं जलधाराएं तो एक विशाल जलराशि होती है, तो बीच में अपनी ऐसे चल रही होंगी, तो एक कोई ना कोई इनकी दीवार जरूर होती है। ठीक है, दीवार का मतलब एक लास्ट पॉइंट और ये वाला, इसमें जल बह रहा होता है। लेकिन इस वाले इलाके में कुछ भी ये इफेक्ट नहीं डालती, यानी कि मतलब ये ऐसे बह रही तो इस साइड में कोई इफेक्ट नहीं होगा इनका, और ये बिल्कुल शांत होगा, शांत जल होगा। शांत जल में एक गैस नहीं, घास की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है सारगैरम। गैसम है, सारगैसम, ठीक है ना। सारगैसम घास की उत्पत्ति होती है। तो जो सारगैसम घास है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया सारगैसो सागर। सारगैसो सागर की क्या विशेषता है? सारगैसो सागर समुद्री जलधाराओं के मध्य एक शांत क्षेत्र होता है। तो समुद्री धाराओं के गोलाकार प्रवाह के मध्य एक शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है जिसमें सारगैसम घास पाई जाती है, ठीक है ना। और उसी को हम सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो सागर की विशेषताएं, सबसे पहली तो ये शांत होगा, गतिहीन मतलब इसमें कोई हलचल ज्यादा नहीं होती। आप जब चक्रवात पढ़ेंगे तो चक्रवातों में दो तरीके के चक्रवात होते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। जो एंटी साइक्लोन होते हैं उन साइक्लोन की विशेषता ये होती है कि उनके एरिया में शांति मिलती है। क्यों? जब हवाओं का अवतलन होता है, मतलब हवाएं जब ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, तो इस पर जो भी व्यक्ति होगा या जल होगा या भूमि होगी, वहां पर ऊपर से प्रेशर लगता है तो वो शांत रहता है। जब हवाएं नीचे से ऊपर जाती हैं तब जो है विस्फोट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। तो सारगैसो सागर सबसे पहला ये पछुआ पवन और व्यापारिक पवनों के मध्य संक्रमण स्थल पे है। देखिए यहां से व्यापारिक पवन चल रही थी, यहां से पछुआ पवनें चलती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इनकी दिशा पश्चिम से होती है, इनकी पूर्व। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या है? सारगैसो सागर है। ये बहुत कई बार पूछा गया है और किसी किताब में आपको आसानी से शिवेंद्र सिंह जी, जो भारत में ज्योग्राफी के पितामह माने जाते हैं, उनकी किताब में ये सब आपको मिल जाएगा। तो सारगैसो सागर जो है पूर्वी व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनों के बीच का एरिया होता है और गोलाकार प्रवाह क्षेत्र के बीच का एरिया होता है। यहां पर प्रति चक्रवातीय पवन संचार पाया जाता है और प्रति चक्रवातीय पवन संचार वाले ये स्थल होते हैं और इसीलिए शांत होते हैं और गतिहीन होते हैं। तो सारगैसो सागर क्या है? पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी वनडे एग्जाम में आएगा। सारगैसो सागर शांत एवं गतिहीन जल का क्षेत्र है जो समुद्री जलधाराओं के मध्य स्थित होता है। लेकिन सवाल यहां ये नहीं पूछा जाएगा, जो बड़े एग्जाम है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारगैसो सागर प्रति चक्रवातीय दशाओं में उत्पन्न होते हैं। सारगैसो सागर की स्थिति पछुआ पवन और व्यापारिक पवनों के मध्य होती है। सारगैसो सागर का महासागरीय धाराओं पे कोई प्रभाव नहीं होता। ये चीजें आपको सोचनी होंगी कि हाँ ये है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट के साथ अटलांटिक महासागर की सारी जितनी भी महत्वपूर्ण जलधाराएं थी
उन सबको मैंने आपको पढ़ाया और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन में नहीं आएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम भारत में होता हो। तो आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताना। हमें लगातार कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, और हमें ज्योग्राफी के और टॉपिक, हिस्ट्री के और टॉपिक, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जो भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां पर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उन चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जो एसएसटी, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, नेट जेआरएफ हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा टेलीग्राम का ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।